गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग कक्षा 6 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दक्षिण भारत। अब ये किस समय की घटना है? जैसे 6वीं से 11वीं शताब्दी। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा संगम साहित्य से प्राप्त होती है। जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं या संगम साहित्य से प्राप्त होती है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ। आइए अब ये हम देखते हैं कि किन नवीन राज्यों का उदय हुआ। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला एवं साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। जो दक्षिण भारत के शासक थे या राजा थे, उनको मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। राष्ट्रकूट वंश, जिसको हम मान्य खेट भी कहते हैं, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंतिदुर्ग था। जो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था वह दंतिदुर्ग था। उन्होंने अपनी राजधानी मानेकखेट को बनाया, जो आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र के निकट पड़ती है। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ आपको चित्र के माध्यम से कैलाश मंदिर का भीतरी दृश्य, एलोरा का दृश्य दिखाया गया है। और अब इस मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ राष्ट्रकूट, कहाँ पल्लव, कहाँ चालुक्य और कहाँ चोल और कितने वर्ष उन लोगों ने शासन किया। जैसे राष्ट्रकूट वंश जो है, आप ये देख रहे हैं दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट वंश है। जैसे 753 ईस्वी से लेकर के 973 ईस्वी तक, उसके गोविंद तृतीय 783 ईस्वी से लेकर के 814 ईस्वी तक कृष्ण द्वितीय और 921 ईस्वी से लेकर के 965 ईस्वी तक इन लोगों का राष्ट्रकूटों का शासन रहा। चालुक्य वंश बादामी, उसके नीचे आप देखते हैं कि 550 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी से लेकर के 652 ईस्वी तक। पल्लवों का शासन कब से कब तक रहा? 575 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक। नरसिंह प्रथम 630 ईस्वी से लेकर के 660 ईस्वी तक। चोल वंश तंजौर 895 ईस्वी से लेकर के 1279 ईस्वी तक। राज प्रथम 985 ईस्वी से लेकर के 1012 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम 1012 ईस्वी से लेकर के 1044 तक। ये दक्षिण के जो राज्य थे, जिन्होंने आपने देखा कि 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का जिन नए राज्यों का उदय हुआ,
ये नए राज्य आप दक्षिण भारत के जितने राज्य देख रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य हैं, इस मैप के माध्यम से भी आपको दिखाया जा रहा है कि दक्षिण भारत के में इन लोगों का शासन कब से कब तक रहा। चालुक्य वातापी चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। वातापी का आधुनिक नाम बादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसी वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आपको विरूपाक्ष मंदिर भी दिखाया गया है। पल्लव वंश कांची पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ के मंदिर को बनवाया। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काट कर बनाया गया है। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। यहाँ आपको महाबलीपुरम का एक रथ मंदिर दृश्य दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। आइए अब जानते हैं कि चोल वंश तंजौर। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। चोल वंश का जो उल्लेख किया गया है वो अशोक के शिलालेख में भी मिलता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया। जो भारत की सीमा से राज्य देश लगे हुए थे उनमें भी अन्य राज्यों में भी जाकर के उनको विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था मतलब कानून जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रम वासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। जो आज अपने गांव में देखते हैं ग्राम प्रधान, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण में जो है, जो दक्षिण के राज्यों की जो शासन व्यवस्था थी उससे हमें मिलती है। सामाजिक स्थिति, उस समय समाज की स्थिति क्या थी, समाज में लोग कैसा वर्ग था, कितने वर्गों में विभक्त था। दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में 2 वर्ग, ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण ही थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर एवं सुसज्जित होते थे। गरीबों के घर सादे होते थे और फर्श कच्ची ईंट की होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी न थी। कृषि मजदूर दासों की ही तरह ही थे। धार्मिक स्थिति कैसी थी? किस धर्म को मानते थे? दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। अब दक्षिण के राज्यों में कला साहित्य को बढ़ावा। कला उस समय कैसी थी? दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार
ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। यहाँ आप नटराज की मूर्ति भी देख रहे हैं, बृहदेश्वर का मंदिर भी देख रहे हैं। देखिए अद्वितीय कला जो है, साहित्य की प्रगति, उस समय साहित्य की कितनी प्रगति हुई। दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे, अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। कंबन द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। जिस प्रकार से तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तर भारत में प्रचलित है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में कंबन द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ चर्चित है। आय की क्या स्रोत थे? व्यापार व कृषि। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता था। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ तथा वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। दक्षिण भारत के लोग चीन से व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी। दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभाग लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूहों में अपने संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जहां उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुंचे। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हो भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते गए। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोडिया और चंपा, जिसके शासक शैव थे, ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत के शब्द हैं। रामायण आधारित लोक नाट्य, यहाँ एक मंचन के चित्र के माध्यम से मंचन भी दिखाया गया है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित हैं। अद्भुत बात है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं, अपितु बोरोबुदूर इंडोनेशिया में है। ये पाठ यहीं हम अब समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।